ओके, एंड इनायत अगर आप भूल गए हो तो मैं दोबारा से याद दिला देता हूँ, आपके -2 मार्क्स अभी भी पेंडिंग है। ओके, सो क्लास के बीच में कोई भी वीडियो ऑफ ना करे। किसी ने वीडियो ऑफ की और मैंने देख लिया, -2 हो जाएंगे। ठीक है, एंड वार्निंग्स तो पहले भी मिली हैं, लेकिन इट इज़ द फर्स्ट टाइम कि इनायत के -2 मार्क्स होंगे। एंड इनायत जो भी रूम में है उसे बोलो कि वो शांत रहे, वो अपना काम करे, ठीक है, और आप अपना काम करो, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए 9.5.3 evolution by stages. Okay, so a question that arises here, if complicated organs such as eye are selected for the advantage they provide, how can they be generated by a single DNA change? So अभी तक हमने पढ़ा होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में, एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में, फिर उसके बाद हमने पढ़ा फॉसिल्स के बारे में, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो टाइम बाय टाइम कॉम्प्लिकेटेड होते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम आई का केस लें, जो आई है वो पहले पहले सिर्फ एक पैच होता था, ठीक है। जैसे आज की डेट में वी हैव पिट काइंड ऑफ आई, है ना, एक खड्डा है, उस खड्डे में जो हमारी आई है वो लाई करती है, ठीक है। इट इज अ पिट टाइप ऑफ आई। लेकिन अगर हम इनिशियली बात करते हैं तो जो इनिशियल ऑर्गेनिजम्स थे उनमें पैच लाइक आईज होती थी, ठीक है। मतलब जो आईज है वो सिर्फ एक पैच की तरह होती थी, जैसे कि आप कुछ फिश में भी देख पाते हैं। सारी की सारी जो फिशेज है उनमें तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ फिश ऐसी होती हैं जिनमें के पैच लाइक आई होती है, ठीक है, सिर्फ एक पैच जैसा होता है वो। सो अब जो हमारी आई है वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, सो क्या इस चीज का कोई एडवांटेज है, ठीक है। और ये जो चेंज आया है, क्या ये सिंगल डीएनए के चेंज से जो हमारी आई है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। सो ये जो चीजें हैं ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक तो ये कि जो वेरिएशंस आते हैं, जो चेंजेस आते हैं, क्या वो एडवांटेजेस होते हैं हमेशा या नहीं होते। और दूसरी चीज हमें ये यहाँ पे देखनी है कि क्या सिंगल डीएनए के चेंज होने से इतना बड़ा चेंज आ सकता है कि जो पैच लाइक आई हो वो पिट लाइक आई में कन्वर्ट हो जाए। Surely, such complex organs will be created bit by bit over generations. But uh, how can each intermediate change be selected for? There are a number of possible explanations. सो जैसे कि अभी आप लोगों से पूछा गया था कि क्या एक सिंगल डीएनए चेंज की वजह से इतना बड़ा चेंज आ सकता है, तो द आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता है। जो भी वेरिएशंस आते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं, वो बिट बाय बिट होते हैं एंड ओवर द जनरेशंस होते हैं, ठीक है। बहुत सारी जो जनरेशंस हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तब जाके एक ऑर्गन जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स हो पाता है या फिर इतना एडवांस हो पाता है। ओके, सो इस चीज के लिए एक्सप्लेनेशंस बहुत सारी हैं। इवन एन इंटरमीडिएट स्टेट सच एज rudimentary eye can be useful to some extent। rudimentary का मतलब होता है जो eye यू नो थोड़ी बहुत ही मूव कर सके, ठीक है। जैसे उसमें थोड़ी सी जो मूवमेंट्स है वो हो सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ हमारी आई की, ठीक है, तो हम अपनी जो आई है उसको बहुत हद तक मूव करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आई की जो कि क्रोकोडाइल की हो, ठीक है, क्रोकोडाइल की आई अगर आपने देखी है तो वो फ्लिप्स के फॉर्म में ओपन होती है, ठीक है। मतलब उसमें लेयर्स होती है, एक लेयर जो होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, एक लेयर जो होती है वो लेफ्ट टू राइट की तरफ जाती है, ठीक है, लाइक अ शटर। ओके, तो वो वैसे होती है, लेकिन जो उसकी आई बॉल्स होती हैं वो हमारी आई बॉल्स जितनी मूव नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है,
जो आई है वो पैच की तरह भी नहीं है जो कि सिर्फ एक ही जगह रहे, और जो आई है वो पिट की तरह भी नहीं है, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से है कि वो रूडिमेंट्री है, ठीक है, वो इंटरमीडिएट में है। ओके, सो देन इसके बाद ओके तो इसमें भी कुछ जो यूजफुलनेस है वो हो सकती है। दिस माइट बी इनफ टू गिव अ फिटनेस एडवांटेज। इन फैक्ट द आई लाइक द विंग सीम्स टू बी अ वेरी पॉपुलर अडेप्टेशन। एंड हम देखते हैं कि ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो आई होती है वो विंग लाइक स्ट्रक्चर में होती है, ठीक है। विंग्स जैसे आप लोग समझते ही हैं, विंग्स यू नो जैसे होती हैं आईज, ठीक है। गर्ल्स जो है वो मेकअप के थ्रू अपनी जो आईज है उनको और भी ज्यादा विंग टाइप बना लेती है, ठीक है। तो ज्यादातर जो आईज होती हैं वो विंग टाइप होती है हर एक ऑर्गेनिज्म में। Okay, then इसके बाद insects have them, so does an octopus, and so do vertebrates. चाहे insects हो, चाहे octopus हो, चाहे vertebrates हो, सभी में जो ये wing like eyes होती हैं वो सभी में पाई जाती हैं। And the structure of the eye in each of these organisms is different enough for them to have separate evolutionary origins. और अगर हम ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनके आई की स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो वो डिफरेंट होता है, इतना डिफरेंट होता है कि उनका जो एनवायरनमेंट है वो उसके तरीके से अडेप्टेड होता है, एंड इनफ फॉर देम टू हैव सेपरेट एवोल्यूशनरी ओरिजिन, एंड उनके जो एवोल्यूशन के ओरिजिन्स होते हैं वो भी डिफरेंटली होते हैं, ठीक है। यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास मतलब ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी के पास विंग लाइक आई जरूर है, लेकिन उन सब के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट है और वो उनके एवोल्यूशन में काम आते हैं। Next is also a change that is useful for one property to start with can become useful later for quite a different functions. Feathers, for example, can start out as providing insulation in cold weather. और भी कुछ जो चेंजेस है वो ऐसे होते हैं कि एक प्रॉपर्टी चेंज होने की वजह से बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं उनमें भी वो काम आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमें दिया है वो दिया है फेदर्स का, ठीक है। सो फेदर्स जो है वो सबसे पहले जो उनकी शुरुआत हुई थी वो इसलिए हुई थी ताकि कोल्ड वेदर से प्रोटेक्शन दी जा सके ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखे होंगे पोलर बियर्स, आप लोगों ने देखे होंगे जो व्हाइट कलर के होते हैं, एंड जो पोलर्स भी एंड जो हमारे पास पोलर बियर्स हैं वो एंटार्क्टिका में होते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। अब वहां की अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे, ठीक है, सो द लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड वो है एंटार्क्टिका, ठीक है। वहां पे रोज के रोज सिर्फ और सिर्फ एक फ्लाइट जाती है, ओके। और वो एक फ्लाइट भी जो होती है ना उसमें मैक्सिमम 45 पीपल जाते हैं, ठीक है। वो वाला जो प्लेन है वो आपको बाहर से दिखने में तो एक नॉर्मल प्लेन की तरह लगता है, लेकिन अंदर से वो वाला जो प्लेन है उसका जो 1/3 पार्ट है वो वो जो पैसेंजर्स है उनके लिए है, एंड जो 2/3 पार्ट होता है उसका वो होता है कार्गो के लिए, ठीक है। तो वहां पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा कम है क्योंकि वहां पे ठंड बहुत ही एक्सट्रीम में होती है, ओके। पोलर बियर हमें वहां मिलते हैं, ठीक है। एंड पोलर बियर के जो फेदर होते हैं, फेदर तो खैर हम नहीं कहेंगे, जो फर होता है, ठीक है, दैट फर इज अप्रोक्सीमेटली 6 इंचेस थिक, ठीक है, 6 इंचेस थिक। 6 इंच का मतलब क्या होता है, आपका एक पूरा का पूरा हैंड, ठीक है। तो अब जो पोलर बियर है उसको कपड़े पहनाने तो नहीं जाएंगे, जैकेट पहनाने तो नहीं जाएंगे ना उसको, ठीक है। उसको जो प्रोटेक्शन है वो ऑटोमेटिकली चाहिए, उसको प्रोटेक्शन जो है वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू चाहिए। सो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू उसको जो प्रोटेक्शन है वो 6 इंचेस के फर के साथ मिली, ठीक है। एंड वो जो फर होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स भी होती हैं,
ठीक है। सो फेदर जो होते हैं, फेदर्स का जो मेन काम होता है वो होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है, कोल्ड वेदर से एक ऑर्गेनिज्म को। तो बर्ड्स के पास भी जो फेदर थे, उनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था वो यही था कि वो उनको कोल्ड से जो प्रोटेक्शन है वो दे पाए, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ही क्या हुआ, but later they might become useful for flight. In fact, some dinosaurs had feathers, although they could not fly using the feathers. Birds seems to have later adapted the feathers to flight. This of course means that the birds are very closely related to reptiles, since dinosaurs were reptile. ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया कि जो फेदर है वो सबसे पहले इसलिए ऑर्गेनिजम्स को मिले थे ताकि वो अपने आप को कोल्ड वेदर से इंसुलेट कर सकें, लेकिन बाद में इसका जो यूज है वो फ्लाइट के लिए भी होने लगा, ठीक है। अब जो डायनासोर्स हैं उनके पास भी फेदर होते थे, लेकिन वो कभी भी उनसे फ्लाई नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स ने तो जो फेदर है उनको फ्लाइट के लिए अडेप्ट कर लिया। एंड क्योंकि डायनासोर्स के पास भी फेदर होते थे, डायनासोर्स के पास भी विंग्स होते थे, बर्ड्स के पास भी फेदर होता है, बर्ड्स के पास भी विंग्स हैं, इसका मतलब कि जो बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल्स से क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि जो डायनासोर्स हैं वो भी एक टाइप के रेप्टाइल ही थे, ठीक है। सो इट माइट बी शॉकिंग टू यू, मे बी आप लोगों को ना पता हो, ठीक है, लेकिन जो बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल्स, मतलब जो बर्ड्स के जो एंसेस्टर्स हैं वो रेप्टाइल्स होते थे, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट पैराग्राफ। It is all very well to say that that very dissimilar looking structures evolved from a common ancestral design. It is true that analysis of the organ structure in fossils allow us to make estimates of how far back evolutionary relationships go. But those are guesses about what happened in history. Are there any current examples of such a process? So कोई जो स्ट्रक्चर है वो कितना डिसिमिलर है, ठीक है, और उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन भी हो सकते हैं, ठीक है। इस चीज के जो एविडेंस है वो हमें फॉसिल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फॉसिल्स को देख के हम बता सकते हैं कि कितने साल पहले किस एंसेस्टर से क्या क्या एवोल्यूशन हुई, ठीक है। सो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, क्या इनको आज की डेट में भी किया जा सकता है, ठीक है, आज की डेट में भी हम देख सकते हैं, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके दो मेथड्स हैं, ठीक है। फॉसिल्स कितने पुराने हैं उसके दो मेथड्स हैं, ठीक है। सो एक मेथड मुझे अभी सान्या बताएंगी। हाँ जी सान्या, कोई एक मेथड कि हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई फॉसिल रीसेंट टाइम्स का है या फिर ओल्डर टाइम का है, एनी वन मेथड। योर माइक इज नॉट ऑन। हाँ जी तनिष, आप ट्राई करना चाहेंगे? यस सर। सर उनकी डेप्थ से कि वो कितने नीचे वो गड़े हुए हैं या कितने नीचे हैं उससे पता लगता है वो सबसे। द टर्म इज रिलेटिव मेथड। रिलेटिव मेथड। यस, रिलेटिव मेथड, ठीक है, दिस इज द वन। एंड द अदर वन फॉर मनव। हाँ जी मनव बताइए। यू आर नॉट ऑडिबल टू मी, आप लिख दीजिए। हाँ जी धृति, आप बताना चाहोगे? सर कार्बन डेटिंग। यस, इट्स कार्बन डेटिंग। आपका भी ये था मनव, कार्बन डेटिंग? चलिए आपने लिख दिया है, मैं एक बार देख लेता हूँ। यस, कार्बन डेटिंग ऑफ द फॉसिल्स, ठीक है जी, ठीक है। तो ये दो मेथड तो हमें पता ही है, ओके। अब इसके अलावा और भी क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे वाइल्ड कैबेज के एग्जाम्पल से,
The wild cabbage plant is a good example. Humans have over more than 2000 years cultivated wild cabbage as a food plant and generated different vegetables from it by selection. ठीक है, वाइल्ड कैबेज इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो एवोल्यूशन है वो किस तरीके से हो सकता है, ठीक है, और ये प्रोसेस आज की डेट में भी चल रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो हमें दिया है वाइल्ड कैबेज प्लांट का। तो यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दी है कि जो ह्यूमन है वो 2000 ईयर्स से अपना जो जो वाइल्ड कैबेज है उसको एज अ फूड प्लांट यूज कर रहे हैं, और वेजिटेबल की बहुत ज्यादा जो वेरिएशन है वो इस वाइल्ड कैबेज से ह्यूमंस ने की है। एंड ऑफ कोर्स ये एक नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, क्योंकि ह्यूमन कर रहा है ना। तो कोई भी चीज अगर ह्यूमन करेगा तो वो एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन होगी, और कोई भी चीज एक नेचर कर रही है तो उसको हम नेचुरल सिलेक्शन बोलेंगे। अब क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो वाइल्ड कैबेज में वेरिएशंस लेके आ रहे हैं तो हम उसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोलते हैं। This is of course artificial selection rather than natural selection. So some farmers have wanted to select for a very short distance between leaves and have bred the cabbage we eat. अब जो फार्मर्स हैं वो ये चाहते थे कि लीव्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम हो, ठीक है। तो ऐसे में उन्होंने वाइल्ड कैबेज को ब्रीड कराया और हमें क्या मिली, कैबेज, ठीक है। कैबेज ये वो कैबेज है जो कि हम आज की डेट में खाते हैं, जिसे हम बंद गोभी बोलते हैं, जिसको आप लोग पत्ता गोभी बोलते हो, ठीक है, ये वो वाली कैबेज है, ठीक है। सो वाइल्ड कैबेज से हमने सबसे पहले क्रिएट किया कैबेज। Some have wanted to select for arrested flowers development and have bred broccoli, ठीक है। और कईयों को क्या चाहिए था कि जो फ्लावर्स हैं वो अरेस्टेड रहें, ठीक है, अरेस्टेड यानी कि इंटैक्ट रहें, तो उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बनाया ब्रोकली। और फॉर स्टेराइल फ्लावर्स एंड हैव मेड द कॉलीफ्लावर। अब जो ब्रोकली होता है उसके लिए आप सभी को पता होगा कि वो प्रोटीन रिच है, एक्सपेंसिव भी बहुत होती है, ठीक है। सो ब्रोकली में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है एंड वो स्टेराइल नहीं होती है। स्टेराइल का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि आगे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस ना कर पाए, ठीक है। तो ब्रोकली ऐसी नहीं होती, ब्रोकली जो है वो फर्दर जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको क्रिएट कर सकती है। लेकिन फार्मर्स चाहते थे कि कुछ ऐसा क्रिएट किया जाए जो कि स्टेराइल हो, तो फिर क्या बना, कॉलीफ्लावर, ठीक है। जो नॉन स्टेराइल है वो क्या है, ब्रोकली, एंड जो स्टेराइल है वो क्या है, कॉलीफ्लावर, ठीक है। चलिए देन इसके बाद फार्मर्स को और क्या क्या चाहिए था। Some have selected for swollen part and come up with cold rubbing, ठीक है। एंड फिर कुछ लोगों को swollen parts चाहिए थे तो इस वजह से cold rubbing आया। Some have simply looked for slightly larger leaves and come up with a leafy vegetable called kale. And कुछ farmers ऐसे थे जिनको के slightly larger leaves चाहिए थे and उन्होंने फिर kale को produce किया। Would we have thought that all these structures are descended from the same ancestor? We have had not done it ourselves. तो क्या हम सोच सकते थे कि एक ही एंसेस्टर से इतने सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको बनाया जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ तो नहीं मैं कहूंगा, ये लाइन जो है कहाँ से, अगर मैं नीचे से बात करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। ये जहां पे लिखा हुआ है सी फिगर 9.13, इससे जो सेकंड लाइन है जहां पे लिखा है सो सम फार्मर्स हैव वांटेड टू, ओके, यहां से आप सेलेक्ट करो कहां तक, केल तक, ठीक है। जो आपकी थर्ड लास्ट लाइन है वहां पे केल है, यहां तक आप इसको सेलेक्ट करो। दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर एक लाइन में एक स्पेसिफिकेशन है और उसकी आइडेंटिफिकेशन भी आपको दी गई है, ठीक है। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि जो अरेस्टेड फ्लावर्स हैं वो किसके हैं,
तो आप कॉलीफ्लावर भी बोल सकते हो और आप ब्रोकली भी बोल सकते हो, ठीक है। कोई अगर आपसे ये पूछेगा कि स्टेराइल फ्लावर्स किसके हैं, तो आप क्या बोलोगे, कॉलीफ्लावर। कोई आपसे पूछेगा कि लार्ज लीफी वेजिटेबल कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे, केल, ठीक है। सो दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पैराग्राफ से आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज जो हैं वो आ सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। सो इसको मार्क कर लेना एंड आगे इंपॉर्टेंट भी लिख लेना। चलिए जी, देन इसके बाद ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम भी दिया गया है, ठीक है। वाइल्ड कैबेज से सारी की सारी चीजें बनाई गई, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है एंड देन इसके बाद देखते हैं यहाँ पे another way of tracing evolutionary relationships depending on the original idea that we started with. That idea was that changes in DNA during reproduction are the basic events in the evolution. और जैसे कि हम रिप्रोडक्शन चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं कि डीएनए में कुछ भी चेंज होता है तो उससे वेरिएशन होता है, और वेरिएशन जब बहुत ही लार्ज अमाउंट में हो जाता है तो हम उसको फिर एवोल्यूशन बोल देते हैं, ठीक है। सो एवोल्यूशन अगर हमें करना होता है तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम डीएनए में चेंजेस लेके आ जाते हैं। If that is the case, then comparing the DNA of different species should give us a direct estimate of how much DNA has changed during the formation of these species. This method is now extensively used for defining evolutionary relationship. So जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डीएनए के चेंज करने से एवोल्यूशन हो सकता है, तो डीएनए कंपेयर करने से हमें ये भी पता लग जाता है कि जो एक स्पीशी है वो दूसरी स्पीशी से कितनी सिमिलर है या फिर कितनी अलग है, ठीक है। और ये वाला जो मेथड है ये आज की डेट में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। डीएनए टेस्टिंग सुना होगा आप लोगों ने भी, है ना। जो क्राइम वर्ल्ड है वहां पे इस चीज को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने किल किया था, ठीक है। तो अब क्योंकि ओसामा बिन लादेन ने अपने अप्रोक्सीमेटली 15 जो डुप्लीकेट्स हैं वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्रिएट किए हुए थे, ठीक है। तो इसलिए यूएस ने जब उसे मारा, ओसामा बिन लादेन को मारा, तो उन्होंने पहले डीएनए टेस्ट किया, ठीक है। डीएनए टेस्ट जब कंफर्म हुआ कि वो ओसामा बिन लादेन ही है, तब जाके यूएस गवर्नमेंट ने पूरे वर्ल्ड को इस चीज के बारे में बताया। लेकिन जब तक डीएनए टेस्ट नहीं हुआ था तब तक उन्होंने नहीं बताया था, बिकॉज दे वर नॉट श्योर कि उन्होंने जिसको किल किया है वो असली ओसामा बिन लादेन है या फिर वो नकली ओसामा बिन लादेन। ओके, सो डीएनए टेस्टिंग आज की डेट में बहुत ज्यादा होती है। चलिए, सो यहाँ पे आपको डीएनए टेस्ट के बारे में बताया है। देन उसके बाद है हमारे पास मॉलिक्यूलर फिलोजेनी। Okay, so we have been discussing how changes in DNA during cell division would lead to changes in the proteins that are made for this new DNA. Another point that has been made is that these changes would accumulate over from generation to the next. Could this be used to trace the changes in DNA backward in time and find out where each change diverged from the other? Molecular phylogeny does exactly this. This approach is based on the idea that organisms which are more distantly related will accumulate a greater number of difference in their DNA. Such studies trace the evolutionary relationships, and it has been highly gratifying to find that the relationships among different organisms shown by molecular phylogeny match the classification schemes that we have learned in class 9. So molecular phylogeny basically ये क्या है, जैसे डीएनए टेस्ट होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट वैसा सही है, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ी सी और डेप्थ में जाके हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पता करते हैं, ठीक है। सो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कौन सी रेस से हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने आर्यन रेस सुना होगा, अलेक्जेंडर रेस सुना होगा, ठीक है। सो ज्यादातर जो जितने भी ह्यूमंस हैं, ठीक है, ज्यादातर की जो डिविजन्स है वो 2 या 3
एंसेस्टर्स से ही है, या तो वो आर्यंस हैं, ठीक है, या फिर वो अलेक्जेंडर्स हैं, ठीक है, एक दो और, ओके। तो उन्हीं से सारे के सारे जो ह्यूमंस हैं वो क्रिएट हुए थे, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर फेलोजेनी जो है ये और भी ज्यादा डेप्थ में जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको सीबीएसई में क्वेश्चन आंसर कोई नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, आज तक नहीं पूछा गया है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। किस्मत खराब हुई तो इस साल एमसीक्यू में आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है, बट एज सच इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का ऐसा इसका कोई क्वेश्चन बनता नहीं, ठीक है, वन सेंटेंस वाला भी नहीं बनता, ओके। सो इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है, बट या स्टिल एमसीक्यूज के लिए आप कुछ भी नहीं कह सकते हो। एंड यू नो जब से सीबीएसई आप लोगों पे मेहरबान है कि हम तो 40 मार्क्स के एमसीक्यूज डालेंगे एंड 40 मार्क्स के आपसे सब्जेक्टिव पूछेंगे, ठीक है। सो अब तो और नहीं बोल सकते कि आप लोगों को कैसे कैसे एमसीक्यूज आएंगे और कैसे नहीं आएंगे। चलिए, सो आई थिंक इस मीटिंग का जो टाइम है वो अप होने वाला है, सो हम अभी मीटिंग को एंड करते हैं एंड आप दोबारा से इसको लॉग इन करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी अपना री लॉग इन कर लेना। चलिए।